Hello and welcome guys in the new video of Statistic 2 lecture 11.3। इसमें हम लेक्चर 11.3, 11.4 एंड 11.5 की समरी कवर करेंगे और एक्टिविटी 11.5 को भी सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 11.3 एंड 11.4 नहीं है। कोई पूछ रहा था कि 11.3 और 11.4 कब आएगा, तो काइंडली इंश्योर 11.3 एंड 11.4 एक्टिविटी नहीं है, सीधे 11.5 एक्टिविटी है जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और मैं टाइम स्टैंपिंग भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, तो बिना कोई समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट 11.3। तो इस वीडियो में बताया गया है कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कितने तरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। पहला है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसे क्या है। A hypothesis that completely specifies the distribution of the samples is called a simple hypothesis। ऐसा हाइपोथेसिस जो सिर्फ एक सैंपल के बारे में बात करे, दैट कंप्लीटली स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल्स। यहाँ पॉपुलेशन का नाम नहीं लिया गया है, सैंपल है, सैंपल का नाम लिया गया है, ठीक है। तो वो सिंपल हाइपोथेसिस होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, क्वाइन टॉस का एग्जांपल है जहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 भी हो सकती है, हेड की प्रोबेबिलिटी 0.9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सैंपल के बेस पे है। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है μ,3, म्यू अननोन है, म्यू के लिए वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है। ये सब सिंपल हाइपोथेसिस में आते हैं। अच्छा जी, सिंपल नल वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव। वेरी वेल अंडरस्टूड, बेस्ट अप्रोच इज नोन। नल भी हमारा सिंपल है होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सिंपल होगा, तो वो सिंपल कहा जाएगा। अभी दोनों मिक्स भी आएंगे। नेक्स्ट देखिए है कंपोजिट हाइपोथेसिस। ये क्या चीज होता है, ये होता है एक हाइपोथेसिस दैट डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट हाइपोथेसिस। मतलब ये भी सैंपल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारा जो अननोन है वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड नहीं होगा, मतलब क्लियर नहीं होगा कि है क्या चीज। आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं क्या चीज होता है। जैसे हमारा क्वाइन टॉस का एग्जांपल में नल हाइपोथेसिस है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, दैट इज फेयर, दैट इज सिंपल हाइपोथेसिस। ओके, लेकिन जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात आती है तो यहां पे कह रहा है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 0.5 नहीं है, और ये क्या है, ये स्पेसिफाई ही नहीं है। 0.5 नहीं है का मतलब क्या समझा भाई, 0.5 नहीं है तो 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें सिर्फ लिखा है कि 0.5 नहीं है। तो ये जो है क्वाइन तो अनफेयर है, लेकिन इसे कंपोजिट हाइपोथेसिस बोलेंगे कि नल हमारा सिंपल है और अल्टरनेटिव हमारा कंपोजिट हाइपोथेसिस है। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, 0.5 नहीं है का क्या मतलब समझा जाए। तो अब समझ गए, सीन क्लियर हो गया क्या है कंपोजिट हाइपोथेसिस। म्यू के तौर पे देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, नल में म्यू इज इक्वल टू 0 दिया है, ये सिंपल है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में दिया है कि म्यू इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर म्यू इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब समझें, 1 से ग्रेटर है मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो स्पेसिफाइड नहीं है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए ये कंपोजिट हाइपोथेसिस होता है। सिंपल कंपोजिट नल वर्सेस कंपोजिट अल्टरनेटिव, मतलब हमारा जो कंपोजिट हमने देखा यहाँ पर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा कंपोजिट था और हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो सिंपल था। और ऐसा भी हो सकता है कि नल भी कंपोजिट हो और अल्टरनेटिव भी कंपोजिट हो। तो इस तरह के भी एग्जांपल्स आगे हमें देखने, सुनने, पढ़ने को, जानने को मिलेंगे, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये इस तरह का एग्जाम्पल जो आएगा, इस तरह के प्रॉब्लम जो होंगे वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। और ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था सिंपल वाला, उसमें लिखा था रेयरली अकर्स, ऐसा बहुत कम होता है जहां पर सिंपल सब कुछ हो। हमें सिंपल नहीं मिलेगा, हमें थोड़ा टेढ़ा ही मिलेगा, तो हमें इस पे फोकस करना होगा। ठीक है, आगे जाते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट वन सैंपल। स्टैंडर्ड टेस्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पर एक ही सैंपल है। जैसे यहाँ पर सैंपल है X1 से लेके XN IID है,
और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। टेस्टिंग फॉर मीन, और हम मीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, म्यू के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमारा है म्यू इज इक्वल टू सी। हमने एक सी कांस्टेंट है, तो हमने लिया नल हाइपोथेसिस में म्यू सी के बराबर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारा हो सकता है कि म्यू इज ग्रेटर देन सी हो, या म्यू इज लेस देन सी हो, एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू सी हो। ये हमारे कंपोजिट हाइपोथेसिस हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनके लिए एक नया वर्ड यूज हुआ है, राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट कब बोलेंगे, जब म्यू इज ग्रेटर देन सी होगा। हमारा सी है कोई पॉइंट और म्यू इससे बड़ा है, यानी हमारा जो म्यू है वो सी के राइट साइड में है, तो इसको बोलेंगे राइट टेल टेस्ट। म्यू इज लेस देन सी है, सी से पहले है, सी से पीछे है म्यू, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट, इसको राइट टेल टेस्ट। और ये लिखा है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि म्यू जो है हमारा इधर इधर किधर भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे टू टेल टेस्ट। ओके, इसमें भी दो केस होते हैं, नोन और अननोन वेरिएंस। अभी हम मीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, हमें म्यू चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा वेरिएंस नोन हो सकता है और अननोन हो सकता है, दोनों तरह के केस हो सकते हैं। तो ये सब चीजें सिर्फ ये बताई जा रही हैं वीडियो में कि अभी आपको आगे क्या क्या देखने पढ़ने जानने को मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ डरने की जरूरत नहीं है, जहां पर क्वेश्चन आएगा उसको कैसे अप्रोच करना है आपको उससे मतलब होना चाहिए। बस ये सब चीजें जान लीजिए कि क्या क्या बातें इस लेक्चर में है। इसको कवर करने का मेरा मकसद यही है कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपने सारा लेक्चर के कंटेंट को कवर कर लिया है, कोई चीज आपसे छोटी नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये इस तरह का चीजें हो सकती हैं। टेस्टिंग फॉर वेरिएंस, वेरिएंस के लिए भी टेस्ट हो सकता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस हो सकता है नल की म्यू इज इक्वल सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू सी। अगर हम वेरिएंस के लिए चेक कर रहे हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू सी नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सिग्मा इज ग्रेटर देन सी, और सिग्मा इज लेस देन सी, और सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सी, किसी तरह का स्टेटमेंट हो सकता है। और ये सब चीजें आप समझ गए हैं, ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये था कि स्टैंडर्ड टेस्ट था, इसमें एक सैंपल था। अभी स्टैंडर्ड टेस्ट में टू सैंपल के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। टू सैंपल वाले एग्जाम्पल में सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, सपोज दैट आपको जंगल में भेजा गया टाइगर की काउंटिंग के लिए, तो दो टीम भेजी गई, एक टीम लेफ्ट साइड, एक टीम राइट साइड, दाएं एक टीम दाएं जाओ, एक टीम बाएं जाओ और काउंट करके आओ। तो जिन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें उनके जो डेटा में मिला, एक म्यू वन मिला उनका जो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और म्यू मिला जो मीन है, और जो वेरिएंस है वो सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा टू स्क्वायर, ये दो सैंपल मिले मान लो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं टेस्टिंग, इसमें हम कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं मीन को, कि नल हाइपोथेसिस हमारा दोनों का जो म्यू है वो बराबर है म्यू वन म्यू टू, या अल्टरनेटिव में कर सकते हैं म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। इस तरह के भी हाइपोथेसिस हो सकता है। दूसरा हाइपोथेसिस होता है कि वेरिएंस का टेस्ट करो, यानी कि सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव में सिग्मा वन इज नॉट इक्वल टू सिग्मा टू। तो इस तरह के प्रॉब्लम जनरेट होंगे हाइपोथेसिस में और हमें पढ़ने को मिलेंगे। ये सब चीजें, ये सब एक झलक है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई ऐसा फंडा और ऐसा फॉर्मूला और ऐसा कोई थ्योरी बताई नहीं गई जो आपको अप्लाई करना है। और ये दो हमने हाइपोथेसिस देखा, सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस। और ये है गुडनेस ऑफ फिट टेस्टिंग, ये भी एक हाइपोथेसिस का ही पार्ट है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्टिंग। यहाँ पर आपको एक सैंपल दिया रहेगा और आपको पता नहीं है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करके उसकी टेस्टिंग करनी होगी कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे x1 से xn है, डू द सैंपल फॉलो ये सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई इंटीगर का सैंपल है 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो यह जो सैंपल है वो क्या एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस हो सकता है। कोई कंटिन्यूअस सैंपल है, पॉजिटिव सैंपल है, तो क्या वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है क्या, ऐसा भी हाइपोथेसिस हो सकता है। फिर कोई कंटिन्यूअस सैंपल है जो निगेटिव से पॉजिटिव तक है, तो इसमें क्या कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ऐसा भी हाइपोथेसिस हो सकता है। या मल्टीनोमियल हो सकता है, इसमें 1 से लेके m तक कोई नंबर है और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक थीटा करके कोई फंक्शन कॉमन है, कि 1 के लिए f1 थीटा है, 2 के लिए f2 थीटा है, मतलब जो नंबर्स हैं उसके साथ थीटा का कोई फंक्शन एसोसिएट है, तो ये इसको बोलेंगे मल्टीनोमियल है क्या डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के टेस्ट हमें मिल सकते हैं चेक करने के लिए हाइपोथेसिस में, सिंपल, कंपोजिट और गुडनेस ऑफ फिट टेस्टिंग।
तो इन सब वीडियो में सर ने यही कवर किया है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 11.3 यहाँ पे खत्म होता है, अब हम 11.4 पे आते हैं। 11.4 में सर ने कुछ प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन किए हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हाइपोथेसिस के द्वारा। जैसे एग्जांपल 1 में उन्होंने लिया है मैजिकल पावर। जैसे कोई बाबा है जो ठठरी बारते हैं, कोई भी हो सकता है, सपोज दैट वो कहते हैं मेरे पास कोई मैजिकल पावर है, मैं कुछ चीजें गेस कर सकता हूँ, करेक्ट गेस कर सकता हूँ कि क्या होगा इसका वैल्यू। सब एग्जांपल के तौर पे उन्होंने एक डाइस का एग्जांपल लिया है कि कोई पर्सन है जो क्लेम करता है कि उसके पास मैजिकल पावर है और मैजिकल पावर के थ्रू वो बता सकता है कि कोई डाई थ्रो करने पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? तो इसकी टेस्टिंग हम करेंगे थ्रो द डाई एंड टाइम्स एंड रिकॉर्ड द प्रेडिक्शंस। हमने नंबर ऑफ टाइम्स कुछ डाइस को थ्रो किया और जो भी पर्सन है उनका जो प्रेडिक्शंस है उसको हमने नोट डाउन किया। लेट टी बी द नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस। और हमने एक मान ली 10 बार थ्रो किया और जो पर्सन है उन्होंने 7 बार करेक्ट प्रेडिक्शंस किया, तो हमने उस नंबर को टी से डिनोट किया कि टी इज द नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस। तो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया कि टी बिलोंग्स टू बाइनोमियल n कॉमा 1/6। प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 है और n टाइम्स थ्रो किया, तो जो टी आया है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉलो करता है, मतलब अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसी के अनुसार जो जो गेस किया है उन्होंने वही आया है, तो इसका मतलब हुआ कि नो मैजिकल पावर, रैंडम गेस किया है उन्होंने, जो प्रोबेबिलिटी लगाई है और गेस कर दिया है, कोई मैजिकल पावर नहीं है। लेकिन अगर टी हमारा जो करेक्ट नंबर आता है वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, तब हम लिटिल बिट कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो है, कुछ पावर है, मैजिकल पावर है बाबा के पास। ओके, इन द above टेस्ट वी नीड टू मेजर और क्वांटिफाई द कॉन्फिडेंस ऑफ आवर कंक्लूजन। ये जो लेक्चर इसमें इस बात पे बड़ा जोर दिया गया है, जरा ध्यान दिए, कॉन्फिडेंस ऑफ आवर कंक्लूजन। जो हम कंक्लूजन निकालेंगे उसको हम कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। जस्टिफाई इट्स स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। जैसे अगर हम कहें कि कोई मैजिकल पावर है तो हम क्या हम कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहे हैं? अगर 10 में से 10 करेक्ट बाबा ने गेस कर दिया तब तो भाई कॉन्फिडेंस बनता है, नहीं 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 है कोई बात। अगर हमने फिर से 20 ट्रायल लिया और 20 में 20 बार गेस कर दिया तब तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मैजिकल पावर है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस के लिए हमें कुछ एक नंबर चाहिए, कुछ एक क्वांटिफाई करना पड़ेगा हमें उस चीज को क्वांटिफाई। सपोज दैट अगर 20 में से अरे 20 में से 19 भी गेस कर दिया सही सही तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। लेकिन अगर 20 में से 12 गेस किया, सपोज दैट 20 हमने थ्रो किया और 20 में से करेक्ट गेस हुआ है 12, तो क्या हम उतना कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि नहीं मैजिकल पावर है? तो ये जो कॉन्फिडेंस आएगा, ये इसको हम कैसे क्वांटिफाई करें, क्या किस कैसे इसको क्वांटिफाई करें, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिसाइड करें कि इसके ऊपर आएगा तो है या नहीं है, उस चीज के बारे में थोड़ा इस पर फोकस किया गया है, कैसे हमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 लिया है सर ने, न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे कोई कंपनी ने कोई दवा बनाए और क्लेम करती है कि ये दवा मेरी इस रोग में, सपोज एट एग्जाम्पल के तौर पर हार्ट अटैक लिया गया कि हार्ट अटैक में काम करेगी ये दवा। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? इसकी टेस्टिंग के लिए क्या लेंगे? n नंबर ऑफ वॉलंटियर्स लेंगे, रैंडमली चूजन होंगे वॉलंटियर्स, और ट्रायल के लिए लेंगे पॉपुलेशन सेगमेंट में से, और उनके ग्रुप को n/2 ग्रुप में बांट देंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 है उसको हम वो दवा खिलाएंगे और ग्रुप 2 जो है उसको एक प्लेसिबो बोलते हैं। प्लेसिबो मतलब नकली दवा टाइप होता है, नकली जो कि कुछ भी असर नहीं करता, एक शुगर पिल्स होता है जिसको कि मरीज को कभी कभी दिया जाता है और वो समझता है कि उसको दवा दी जा रही है और जबकि उसके अंदर की हीलिंग पावर से वो ठीक हो जाता है, तो इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लेसिबो एक तरह का नकली मेडिसिन होता है। तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और ग्रुप 1 को दवा दी गई जो है कंपनी की बनाई हुई, और ग्रुप 2 को प्लेसिबो दिया गया, और किसी को बताया नहीं गया कि किसको प्लेसिबो दिया गया, किसको दवा दी गई है। और ओवर ए टाइम पीरियड जो है वॉलंटियर्स को ऑब्जर्व किया गया हार्ट अटैक के लिए। सपोज द फ्रैक्शन ऑफ वॉलंटियर्स हु गेट ए हार्ट अटैक इन ग्रुप 1, जिसको ग्रुप 1 में जो फ्रैक्शन मिला उसको हमने F1 से डिनोट किया, और ग्रुप 2 जिनको प्लेसिबो दिया गया उसमें जो जिनको हार्ट अटैक हुआ वो नंबर को हमने F2 से कर दिया। तो इस फ्रैक्शन को हमने F2 और F1 किया है। तो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया F1 लगभग F2 के बराबर है, तब तो इसका मतलब दवा का कोई असर नहीं हुआ।
जो दवा खा रहे हैं उनको भी लगभग उतना ही हार्ट अटैक हुआ जितना जो प्लेसिबो खा रहे हैं। F1 इज इक्वल टू लगभग F2 नियर अबाउट। तो यहाँ पर हमने नल हाइपोथेसिस बना लिया, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम निकालेंगे रेशियो कि F2 जो इन्होंने प्लेसिबो खाया है और F1 उसका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय F2 जो है उन्होंने प्लेसिबो खाया है और उससे उसके रेशियो में जो हार्ट अटैक आया है F1 का वो क्या है। वो अगर कांस्टेंट C है तो हम कह सकते हैं वो C कम है ज़्यादा है क्या है, उसके बेस पे कि दवा असर कर रही है नहीं कर रही है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द सी को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, एंड टू क्वांटिफाई द कॉन्फिडेंस एंड स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है कि काम कर रही है दवा या नहीं कर रही है उसको क्वांटिफाई करना, इसी पर ज्यादा जोर दिया गया है। और क्वांटिफाई के लिए जो सी की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस सी वैल्यू पे ही अगला जो एक्टिविटी क्वेश्चन है वो सी वैल्यू पे ही है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि सी की वैल्यू क्या है और इसको कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इस सी में एन विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। नंबर जो हम सैंपल में ले रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सी के डिसाइड करने में कि वो सी की वैल्यू क्या होगी। कितने कॉन्फिडेंस से हम कह पाएंगे कि कोई भी चीज हाइपोथेसिस हमारा सही है या गलत है, उस पर हमारा एन पे भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा होंगे तो भी हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे। ये भी इसके ऑब्जर्व किया गया। तो नंबर 3 एग्जांपल है पैटर्न इन एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंट से जो डेथ हुई है वो उसका एग्जांपल लिया गया। तो इसमें जो हाइपोथेसिस हो सकता है कि एस्टिमेट द ओवरऑल रेट, ओवरऑल जो रेट है द नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इन ए कंट्री आर टेबुलेटेड एवरी मंथ वंस ओवर ए ईयर, every month over a year. Here is one way to test if there is a constant number of death per day. कोई पर डे कोई कांस्टेंट नंबर ऑफ डेथ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक्सीडेंट्स जो डेथ हुई हैं ये हाइपोथेसिस बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया कि ओवरऑल रेट लिया गया कि टोटल डेथ कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। जो हमने सैंपल लिया है टोटल नंबर ऑफ डेज का और टोटल नंबर ऑफ डेथ से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाले। फिर एस्टिमेटेड मंथली डेथ पर डे का निकाल लिया, फिर मंथली जो 31 डे है तो 31 इंटू थीटा 28 इंटू थीटा, ये हमने थीटा कैलकुलेट किया एवरेज का। और फिर हमने मल्टीप्लाई करके देखा और नंबर ऑफ डेज मंथ में क्या मंथली उतना ही आ रहा है नहीं। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर हो सकता है कि एस्टिमेटेड डेथ फिट्स द ऑब्जर्व डेथ। जो एस्टिमेटेड डेथ है वो ऑब्जर्व डेथ में फिट होता है। मतलब कि हमने थीटा निकाला और जैसे अगस्त में 31 डेज हैं तो हमने 31 थीटा निकाला और ये आता है सपोज दैट 210, तो हमारा एस्टिमेटेड डेथ हो गया 210, जबकि जो एक्चुअल डेथ अगस्त में हुआ है सपोज दैट 200 है। तो ये लगभग लगभग आसपास है। तो ये जो 10 है यही इसी को हम सी कहेंगे। ये मतलब कितना आसपास में है वो वैल्यू कि हम कॉन्फिडेंटली कह पाए कि हमारा ये जो हाइपोथेसिस है वो सही है। और इस तरह का चीज आप करते होंगे एग्जाम में। सपोज दैट आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, एक है 3.5, एक है 10.5 और एक है 15.5 और एक है आपका 50.5, और आपने कैलकुलेशन किया और आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.25 और ऑप्शन है 10.5। तो आप अक्सर करते होंगे कि ये इसके आसपास है तो इसको आप सेलेक्ट करते होंगे 10.5। अगर आपका नहीं आया, आपका 10.5 आया है तो आप 10.25 आया तो आप 10.5 को टिक करके आएंगे। तो ये उसी तरह का है कि हम कितना आसपास हो कि अपने हाइपोथेसिस को सही कॉन्फिडेंटली बोल पाए या गलत बोल पाए। तो यहाँ पर जो आपके सी की वैल्यू हो जाएगी, आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी 0.25। आप 0.25 उससे दूर हैं तो आपके जो एक्चुअल रिजल्ट है और आपका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है उससे कितने दूरी पर हो आप कि उसको आप सही या गलत कॉन्फिडेंटली बोल पाए, वही सी होता है। Accessing goodness of fit is an important ingredient here. We need to quantify the confidence in the fit. Quantify the confidence. कॉन्फिडेंस को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, वही है सी। अगला एग्जांपल जो लिया है जेंडर बायस इन हायरिंग। कोई कंपनी हायर कर रही है और हमें चेक करना है क्या वो जेंडर बायस्ड है। जैसे अगर 15 फीमेल ने इंटरव्यू दिया कंपनी का तो उसमें से 6 को हायर किया गया, 9 को नॉट हायर्ड। मेल में 37 ने दिया तो उसमें 12 को हायर किया गया, 25 को नॉट हायर किया गया। तो इसको हमें अगर चेक करना है कि जेंडर बायस्ड है नहीं, तो इसमें हम हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे कि पिक 18 आउट ऑफ द 52 यूनिफॉर्मली एट रैंडम। टोटल 52 कैंडिडेट आए थे, उसमें से हमने 18 को
रैंडमली पिक किया, और एक हमने टी बनाया। टी एक हमारा कांस्टेंट है, इसमें से हमने मेल माइनस फीमेल एम माइनस एफ किया, और नल हाइपोथेसिस हमने बनाया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी इज एज गिवन एबव। जो टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऊपर रेशियो है उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कोई भी 18 सैंपल लेते हैं तो, और अल्टरनेट में है कि एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है, जेंडर बायस है या नहीं है। तो कहने का मतलब वही है कि हम कैसे इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लेक्चर 11.4 खत्म होता है, और लेक्चर 11.5 पर हम देखेंगे। 11.5 में सर ने क्या एक्सप्लेन किया है? तो 11.5 में सर ने जी टेस्ट के बारे में बताया है। जी टेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड जी टेस्ट। जी टेस्ट बताया सर ने कि ये जो है मीन मीन एवरेज मीन निकालने के लिए हम करते हैं। क्या करते हैं एक्चुअली, आइए देखते हैं। जैसे क्या करते हैं कि x1 से xn IID सैंपल है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, एक वर्ड यहाँ पे आया है लेक्चर में, टेस्ट स्टैटिस्टिक, और इसको डिनोट किया गया है टी से। ओके, तो ये जान लो टी होता है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये होता क्या है? ये होता है सम फंक्शन ऑफ द सैंपल्स। सैंपल का कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन, उसका मीन हो सकता है, उसका वेरिएंस हो सकता है, कुछ भी। सैंपल का कोई एक फंक्शन होगा टी। सम फंक्शन, सम फंक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है, टी हो गया। ओके, एग्जांपल सैंपल मीन वेरिएंस दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स आर स्पेसिफाइड थ्रू टी। अब देखो भैया, जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन जो होगा वो टी से स्पेसिफाई होगा। अभी तक हम देख रहे थे, हम जानते हैं एक्सेप्टेंस रीजन को हम ए से डिनोट करते थे, और रिजेक्शन रीजन को हम ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते थे, ठीक है, ये सेट होता था। तो इसको अब डिसाइड हम करेंगे टी के थ्रू, कि टी से बड़ा, टी से छोटा, टी के लेफ्ट राइट समथिंग। जैसे एग्जांपल क्या है कि रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ पर इफ है, सर ने इसको बाद में करेक्ट किया था। रिजेक्ट नल इफ टी इज ग्रेटर देन सी। रिजेक्ट नल इफ टी इज लेस देन माइनस सी। रिजेक्ट नल इफ मॉड टी इज ग्रेटर देन सी। ये राइट साइडेड हो गया, ये लेफ्ट साइडेड हो गया, टू साइडेड हो गया। तो टी इज ग्रेटर देन सी, टी इज लेस देन सी, या मॉड टी इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर ये सी है, ये वो कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट के थ्रू हम फिक्स करेंगे कि हमको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल से थोड़ा सा और समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें हम क्या करते थे पहले, अभी तक हम ये करते आए हैं कि नल हाइपोथेसिस में सपोज म्यू इज इक्वल टू 0 हो, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो हो वो म्यू इज इक्वल टू 1 हो, ऐसा कर देते थे। बट अभी नहीं करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है तो भी नहीं करेंगे। हम एक सी वैल्यू लेंगे जो म्यू के से थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा, आगे पीछे होगा। सपोज दैट 0 है तो 0 से लेके 2 या 0 से लेके -2, ऐसा कुछ हम फिक्स करेंगे लेफ्ट राइट। उससे आगे है या उससे पीछे है तो हम रिजेक्ट करेंगे, उसके रेंज के भीतर है तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम एक रेंज लेंगे। सपोज दैट कोई अगर सही वैल्यू 5 आती है तो हम ऐसा नहीं कि 6 पर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। हम 5 से मान लेते हैं 7 इधर और 3 2 इधर, 5 से 7, यहाँ 3 से 7 तक की कोई वैल्यू आती है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट। तो इस तरह का मैंने एक आपको एग्जांपल लेके बताया है कि अभी जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन होगा वो टी पे फिक्स करेंगे हम, टी पे। आइए करेंगे जब तो पता चलेगा। अब कह रहा है सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा डिपेंड्स ऑन सी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी गिवन एच नॉट राइट साइडेड अल्फा। ओके ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, अल्फा क्या होता है हमारा? अल्फा होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन, थोड़ा साफ लिखो ना। अल्फा होता है हमारा रिजेक्शन ऑफ एच नॉट गिवन एच नॉट इज ट्रू, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब हमारा रिजेक्शन जो है वो टी पे फिक्स कर रहा है, तो यानी हमारा जो अल्फा है सिग्निफिकेंस लेवल है वो भी टी पे डिसाइड होगा, ठीक है, उस भी टी पे डिपेंड करेगा।
राइट साइडेड अगर है तो टी इज ग्रेटर देन सी है तो राइट साइडेड होगा, इस तरह लेफ्ट साइडेड या डुअल साइडेड होगा। फिक्स अल्फा एंड फाइंड सी, अल्फा को फिक्स करो फिर हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा यानी कि हमारा जो टाइप 1 एरर है, टाइप 1 एरर अगर हमने फिक्स कर दिया तब हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या रखें सी की वैल्यू। ठीक है, कि हमारा एरर इतना ही आए। टेस्टिंग फॉर मीन, नॉर्मल सैंपल्स, नोन वेरिएंस। अभी जो जेड टेस्ट हम कर रहे हैं, जी टेस्ट जो कर रहे हैं, इसमें हमें सैंपल नॉर्मल होगा और वेरिएंस पता होगा। जैसे एग्जांपल लिया गया x1 से xn, हमारा यहाँ म्यू अननोन है और वेरिएंस पता है, ये म्यू के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, जी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो होता है वो हमारा डिसाइड किया गया। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो टी होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक वो किया गया सैंपल मीन x1 प्लस xn डिवाइडेड n। नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि म्यू इज इक्वल टू 0 है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह रहा है कि म्यू इज ग्रेटर देन 0 है। लेकिन हमारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यहाँ डिसाइड नहीं होगा, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिसाइड होगा कि टी इज ग्रेटर देन सी। टी हमारा अगर सी से ज्यादा है तब एक्सेप्ट करेंगे नल को, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। तो इस चीज के लिए अभी सर ने ये 10 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर टी की वैल्यू समथिंग ये आई है और सपोज इट यहाँ पर टी फिक्स नहीं किया गया, हमने सर ने कहा कि टी सपोज इट 2 है, 2 है, 2 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है तो हम रिजेक्ट करेंगे। यानी हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया है वो है टी इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये टी इज ग्रेटर देन 2 पर रिजेक्ट करना है, यहाँ पर टी ग्रेटर देन 2 आ गया तो ये रिजेक्शन में जाएगा, ये रिजेक्शन में जाएगा और ये रिजेक्शन में जाएगा। तो ये तीन हमारे जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t ग्रेटर देन 2 है। लेकिन सर ने यहाँ पर ये बताया कि ये जो है t इज इक्वल टू 6.20, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हाई रहेगा कि इसको तो रिजेक्ट करना ही करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल की भी सर ने बात की कि हम कितना कॉन्फिडेंटली किसको रिजेक्ट कर पाते हैं। और 2.96 को हम रिजेक्ट तो कर देंगे, बट हम हमारे जो बाउंड्री लाइन 2 है और ये 2.96 है तो उतना कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज को डिफरेंस को भी सर ने बताया है कि हम 6.20 को ज्यादा कॉन्फिडेंटली रिजेक्ट कर पाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस को हम कैसे मेजर करें, कैसे क्वांटिफाई करें, इसके बारे में सर ने बात की है। और इन सब में जो सी की वैल्यू है वो ज्यादा रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल में सी को लेकर समझाया गया है। सेम एग्जांपल है, म्यू है, 4 स्क्वायर वेरिएंस है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा को अगर हम फिक्स कर दें और एक्स बार जो हमारा टी है वो ग्रेटर देन सी है तो उस पर अगर हमें रिजेक्ट करना है तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, म्यू 0 है तो एच नॉट में म्यू 0 है तो ये हो जाएगा एक्स बार अपान, ये हम नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स बार माइनस म्यू अपान सिग्मा। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, जो कि एन नंबर ऑफ सैंपल है तो ये हो जाएगा रूट एन सिग्मा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे आया 4/√10, 4/√10 कैसे आया, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 4/√10 आएगा कि एक का निकाला गया है एक्स के लिए, यहाँ पर 10 है वेरिएंस है और जब हम इसको करेंगे तो ये ऐसे आएगा एक्स बार अपान 10, एक्स बार सम इसका आएगा जो है एक्स बार अपान 10 माइनस म्यू, तो म्यू है 0। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स बार अपान 10। तो जब हम इसका ये करते हैं रूट एन सिग्मा करते हैं, रूट एन सिग्मा होता है ना, अगर हम सम ले रहे हैं तो एक्स बार माइनस एन म्यू अपान रूट एन सिग्मा नॉर्मलाइज करने के लिए। तो वही है, ये रूट एन सिग्मा करने के लिए हमें इसको 4/√10 से गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से बनेगा और 1 माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू और सी की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड ऑफ √10 सी बाई 4 आ गया। तो ये एक चार्ट बनाया गया है जहां पर अल्फा की क्या वैल्यू हो तो सी की क्या वैल्यू हो। और यहाँ पर सर ने बताया कि अल्फा की ये दो वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, 0.05 एंड 0.01। नॉर्मली हम 0.05 ज्यादा आपका यूज होगा, क्वेश्चन में भी यही आएगा। तो ये वाली वैल्यूज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएंगी वो काफी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इसलिए सर ने इस पर फोकस किया है कि अल्फा की जो दो वैल्यू हैं ये 0.05 और 0.01 ये इंपॉर्टेंट होती हैं और इस पर ज़्यादा कैलकुलेशन हम करने को मिलेगा आगे।
ओके, जी टेस्ट एट सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी वेयर सी इज एज अबव। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर ये थ्योरी पार्ट खत्म होता है और अब हम करेंगे सॉल्व एक्टिविटी 11.5। इसमें वो सी को फाइंड करने के लिए जो है क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमारा जो थ्योरी पार्ट में कुछ डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 11.5। तो एक्टिविटी 11.5 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर 100 सैंपल x1 x2 x100 आईआईडी नॉर्मल फॉलो करते हैं, म्यू 25 वेरिएंस है, लेट द हाइपोथेसिस बी म्यू इज इक्वल टू 0। पहले डाटा लिख लेते हैं। हमें जो है वेरिएंस पता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहीं पे हम सिग्मा भी क्लियर कर देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 5। Let the null hypothesis be mu is equal to 0 against an alternative hypothesis mu is greater than 0। देखो भाई, null hypothesis क्या है, mu is equal to 0। alternative hypothesis क्या है, mu is greater than 0 at a significance level of alpha is equal to 0.05। अल्फा क्या है हमारा, टाइप 1 एरर है। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हम इतना एरर बर्दाश्त कर रहे हैं, 0.05 का एरर बर्दाश्त कर रहे हैं, और यह एरर को बर्दाश्त करते हुए हमारा जो म्यू है वो 0 होना चाहिए, और 0 से बड़ा है तो निग्लेक्ट करो, रिजेक्ट करो। तो 0 से बड़ा है म्यू तो रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। लेकिन एरर को ध्यान रखना है 0.05 एरर बर्दाश्त है, मतलब कि 0 से कितना आगे जाएगा वो सी हमें निकालना है। हमें वो फाइंड आउट करना होगा सी, 0 से कितना आगे जाने पर हमारा एरर 0.05 होता है। वो अगर हमें पता चल जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से इतना आगे इतना पीछे तक हम बर्दाश्त कर, पीछे नहीं, यहाँ पर आगे की बात कर रहा है, ग्रेटर देन 0। तो उतना आगे तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, उसके बाद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक टी जो यूज किया है वो एक्स बार सम लिया है, सैंपल मीन का सम लिया है, ठीक है, विद द कंडीशन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ टी इज ग्रेटर देन सी। वही कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, सी को हमें फाइंड आउट करना है। तो सी का मतलब आप समझ गए क्या है, देखिए नल हाइपोथेसिस है कि म्यू इज इक्वल टू 0, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि म्यू इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसा नहीं कि 0 का मतलब कि 0.1 है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दिया है कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.05 तक हमें रखना है, यानी कि हमारा जो एरर है, हमारा जो 0.05 तक का एरर हम लेके चल रहे हैं, मतलब कि कुछ हमारी एक वैल्यू है सी, वहां तक अगर ये ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, सी के उससे ज्यादा है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वही सी हमें कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा से ही सब निकलेगा फॉर्मूला। अल्फा होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस गिवन दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। रिजेक्टिंग किसको करना है, हमें टी से लेना है ना। अब टी हमारा आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो टी से ही हमारा सब रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन डिसाइड होगा। वीडियो समरी में मैंने बताया था, नहीं ध्यान दिया तो फिर से देखो। तो हमारा टी, टी क्या है, हमारा सम ऑफ डिवाइडेड नंबर है। तो इस तरह का जब हमें लिखना होता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम ऐसे लिखेंगे एस बाई एन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल्स इन्वॉल्व है, तो उसका हमें नॉर्मलाइज करने के लिए हमें एस लेना पड़ेगा, और एन को हम छोटा में लिखें, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम नॉर्मल में लिखते हैं। तो एस बाई एन लिख दिया, ये हमारा टी है, ठीक है, टी, टी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, एस बाई एन लिख दिया। अब एस बाई एन का जो है नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, एस बाई एन हमारा सम है तो ये होगा एस माइनस एन म्यू डिवाइडेड बाई रूट एन सिग्मा। ये आपको पता है, ये हमारा नॉर्मल 0, 1 फॉलो करता है, इसी फॉर्म में हमें इसे लाना है। ओके, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी एस माइ, अब म्यू क्या है हमारा, म्यू क्या है, चूंकि ये कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट होना चाहिए, तो नल हाइपोथेसिस में म्यू क्या है, नल हाइपोथेसिस में म्यू हमारा 0 है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस में म्यू 0 हो रहा है, तो हम 0 लेके चल रहे हैं, यानी कि हमारा हो गया 0, एस आई एन माइनस एन को ये लिखते हैं छोटे में,
एन माइनस जीरो इज ग्रेटर देन सी माइनस जीरो यानी सी। ठीक है, अब हमें नीचे रूट एन सिग्मा लाना है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस बाई एन को अगर हम नंबर में चेंज कर दें, नंबर हमारा 100 है ये, तो ये हो गया 100 इज ग्रेटर देन सिग्मा सी हो गया, सॉरी। तो अभी हमें रूट एन सिग्मा क्या होगा, रूट एन हो जाएगा हमारा 100 है तो रूट एन 10 हो जाएगा, और सिग्मा सिग्मा हमारा 5 है, तो 5 यानी कि 50। अब हमें नीचे 50 लाना है, यानी हमारा ये तो जीरो हो गया, तो हमें लाना है एस बाई 50। एस बाई 50 हमारा जो होगा वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1 फॉलो करेगा। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 है, तो 50 लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी एस माइनस एन म्यू अपान, इसको मैं रूट एन सिग्मा ही लिखता हूँ, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो ये हो जाएगा 2c, इधर भी 2 से कर देंगे, इधर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, हमें एस बाई 50 हमने कैलकुलेट किया कि हमारा नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्म में लाया, तो यहाँ से 2 से गुणा करके लाया, तो यहाँ पे 2 से कर देंगे तो 2c हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी, इसको हम जी लिख सकते हैं, जी टेस्ट है ना, जी लिखते हैं, जी इज ग्रेटर देन 2c बाबा। तो जी इज ग्रेटर देन 2c की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस एफ जेड ऑफ 2c, एज यू नो अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है बाबा, 0.05, इधर लेके चल रहा है 0.05 लेके चल रहा है 0.05, तो यहां से निकालो बाबा, एफ जेड को इधर भेज दो, 2c क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 क्या हो जाएगा 0.95। ओके, 2c क्या होगा, 2c क्या होगा, इधर एफ जेड है तो इधर हो जाएगा, एफ जेड जाएगा तो यूनिवर्स हो जाएगा, एफ जेड यूनिवर्स 0.95। सी क्या हो जाएगा, हाफ एफ जेड यूनिवर्स 0.95। ये हो गया आंसर, इतना ही आया है, हाफ एफ जेड इनवर्स 0.95, यही आया है। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम सैंपल लग रहा है, कंसीडर 100 सैंपल, दिस म्यू 25 वही है, सिग्मा इज इक्वल टू 5, लेट द नल हाइपोथेसिस जो है म्यू इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट म्यू इज लेस देन 0, यहाँ पर वहां पर ग्रेटर देन था, यहाँ पर लेस देन लिया है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वही है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं है बाबा, ये सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा 0.05। ठीक है, यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक वही यूज किया है एक्स बार, विद द कंडीशन कि एच नल को नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट तब करेंगे जब सी से लेस होगा। ठीक है, चलो करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं, रिजेक्टिंग नल व्हेन नल इज ट्रू। ओके, तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग नल कब है, रिजेक्टिंग नल तब है जब टी इज लेस देन सी हो, टी हमारा क्या है, सम बटा एन, सम बटा एन इज लेस देन सी। तो हमारा नल नल के केस में हमारा म्यू क्या है, जीरो है, नल हाइपोथेसिस हमारा म्यू जीरो है, तो सेम चीजें बनेंगी, केस वही बनेगा, एस माइनस एन म्यू अपान 100 इज लेस देन सी, सी माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, सी माइनस जीरो सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फॉर्म में लाना होगा, हमें ये सम है तो एस माइनस एन म्यू अपान रूट एन सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एस बाई रूट एन 10 हो जाएगा, और सिग्मा हमारा 5 है, तो एस बाई 50 लाना होगा। ठीक है, नीचे 50 लाना होगा, तो 50 लाने के लिए मैं 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टी इंटू एस माइनस एन म्यू अपान, मैं इसको रूट एन सिग्मा लिखता हूँ ताकि मैं इसको फटाक से बहुत ही सुंदर तरीके से जी में कन्वर्ट कर सकूं, और इसमें 2 से गुणा किया है तो ये हो जाएगा 2c। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 2c, अब ये क्या होता है बताइए, ये होगा एफ जेड ऑफ 2c, लेस देन है ना, और अल्फा हमारा क्या था, ये अल्फा था, अल्फा क्या था 0.05। ओके, तो 2c क्या होगा, 2c क्या होगा बताइए, 2c हो जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ऑफ 0.05, c क्या हो जाएगा, हाफ एफ जेड इनवर्स 0.05, यही होगा आंसर। इजी है ना, तो लाइक कर दो भाई, समझ में आ गया इजी है तो। ठीक है, हाफ एफ जेड इनवर्स 0.05। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि पवन टेल्स सौरभ, पवन ने सौरभ को बताया कि दैट इज एवरेज बॉलिंग स्पीड इज दैट हिज एवरेज बॉलिंग स्पीड इज 135 किलोमीटर पर आवर। पवन ने सौरभ को बताया कि भाई वो 135 किलोमीटर की स्पीड से जो है बॉलिंग करता है। पवन नाम ही है उसका, पवन देवता है तो भाई पवन वेग से वो बॉलिंग करते हैं। सौरभ उसके बात पर डाउट कर रहा है भाई कि सौरभ इज स्केप्टिकल एंड आस्क्ड फॉर द प्रूफ। सौरभ ने कहा भाई सबूत लाओ, ऐसे नहीं मानेंगे। टू दैट इंड पवन बॉल्स पवन बॉल्स द रिजल्ट इन किलोमीटर पर आवर आर। तो पवन ने बॉलिंग किया, 10 बॉलिंग किया, 1 2 3 4, अरे ऐसे करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल पवन ने फेंके और ये उसकी स्पीड रही और उसका जो एवरेज आया, द सैंपल मीन ऑफ पवन बॉलिंग स्पीड इज, ये आया 127.6। ठीक है, लेट द नल हाइपोथेसिस भी, नल हाइपोथेसिस यह है कि म्यू जो है 135 होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस क्योंकि पवन ने कहा था कि 135 की स्पीड से फेंकता हूं तो उसका एवरेज 135 आना चाहिए, जबकि एवरेज आया 127.6 आया एवरेज। और पवन ने तो दावा ठोका था कि 135 आना चाहिए, तो कम आया, 127 ही आया। तो अब बताओ कि उसकी बात को माने कि न माने। तो अगेंस्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि एवरेज 135 आना चाहिए, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया कि 135 से कम। 135 से ज्यादा फेंकता है तो वो बहुत ही तूफानी हो गया, लेकिन 135 से कम आएगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस से कि भाई मैं रिजेक्ट करना पड़ेगा कि इसकी बात को। लेकिन 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 यहाँ पर लेकिन है कि हम अल्फा यानी कि हम इसका जो इरर है 0.05 प्लस माइनस लेके चलेंगे। इरर इतना अगर इरर के अंदर आता है तो हम मान लेंगे कि सही है इसका बात, 135 की स्पीड में फेंकता होगा। यहाँ पर इस वक्त नहीं फेंक पाया क्योंकि पिच कुछ अलग थी, हवा कुछ थी, समथिंग समथिंग हो सकता है फैक्टर। ओके, तो तो ये अल्फा 0.05 के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। वो सी क्या होगा जिसके लिए जो कितना होगा कि हम ये माने कि इसकी स्पीड जो है बात को कि 135 की है कि नहीं है। एज्यूम दैट पवन्स बॉलिंग स्पीड्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है वो 7 है। सिग्मा इज इक्वल टू 7 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7 है। ठीक है, ओके, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सवाल क्या है, कितना समझ में आया उसको एक बार लिख लो। लिखने का ये है बात कि सैंपल हमने 10 लिया है। ठीक है, 10 सैंपल लिया है हमने, और 10 सैंपल जो हमने लिया है तो हमारा जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 127.6। ओके, 127.6। तो इससे हमें क्या मतलब है, मतलब है कुछ नहीं, मतलब है, मतलब हमें है 135 से, कि हमारा 135 के आजू बाजू होना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी तक के जो क्वेश्चंस करते आए हैं हम उसी तरीके से चलते हैं, उसी तरीके से करते हैं। हम इन ज्यादा ये घुमा के जो थोड़ा सा बता दिया कहानी, इस कहानी पे ध्यान ना देते हुए अपने क्वेश्चन के तरीके से करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा जो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास 10 बॉलिंग का डेटा है। ठीक है, वो डेटा में हमें उसका जो है म्यू, हमारा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू, और जो उसका सिग्मा है 7 है, 7 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर हो गया 7, मतलब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है तो सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस 7 स्क्वायर हो गया। ये है इसका ये डेटा है, और हमें जो इसका एवरेज है वो 135 के आसपास होना चाहिए, एक्सेप्ट और नेग्लेक्ट करने के लिए। जहां पर हमारा अल्फा जो है 0.05 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारा सी क्या होगा, सी के किस वैल्यू के लिए हमारा अल्फा 0.0 अल्फा जो होगा 0.05 होगा सी के किस वैल्यू के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो चलो वही करते हैं कि हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे अल्फा पे। तो अल्फा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग null hypothesis when null hypothesis is correct। तो रिजेक्ट किस केस में हम करेंगे, जब हमारा टी टी होगा लेस देन सी के बराबर। सी हम ले रहे हैं, लेस देन 135 लिखा है, लेकिन हम 135 पर हम अल्फा भी तो हमें लगाना है ना, इसलिए हम सी ले रहे हैं कि वो सी क्या होगा, सी ही हमें निकालना है ना। ओके बाबा,
तो टी हमारा क्या है, एस बाई एन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एन इज लेस देन सी। और एस बाई एन जो हमारा सम है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, एन हमारा है, नंबर ऑफ सैंपल 10 है, और म्यू हमारा है 135। म्यू हमारा 135 है ना, नल हाइपोथेसिस में म्यू हमारा 135 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस माइनस एन म्यू अपान रूट एन सिग्मा। रूट एन का मतलब हो गया, रूट एन हो गया 10, और रूट 10 हो गया 10, और सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा 7 रूट 10 आना चाहिए। एन एस माइनस एन म्यू अपान रूट एन सिग्मा, रूट 10 7। तो अभी हम करते हैं, अभी हम इसमें माइनस करते हैं, ये हमारा डेटा है, तो पी एस बाई एन माइनस 135, म्यू को माइनस कर देते हैं, तो लेस देन हो जाएगा सी माइनस 135, ठीक है बाबा। अब हम करते हैं, ये हो जाएगा एस माइनस, ये म्यू है, ये हो जाएगा एन म्यू अपॉन एन, एन कितना है मेरा 10 है, ये लिख लिया, इज लेस देन सी माइनस 135, ठीक है। हमें क्या लाना है, नीचे लाना है रूट 10, हमारा एस माइनस एन म्यू आ गया, और नीचे लाना है रूट 10 इंटू 7, हमारा 10 है, तो रूट 10 इंटू 7 लाने के लिए हम अगर हमारा ये 1/10 है, इसमें हम गुणा कर दें रूट 10/7 से, तो ये हमारा नीचे रूट 10/7, रूट 10 इंटू 7 आ जाएगा, रूट 10 से ये कट जाएगा, ये भी रूट 10 हो जाएगा, और 7 रूट 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे गुणा करना पड़ेगा रूट 10/7 से, तो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एस माइनस एन म्यू अपान रूट 10 सिग्मा मैं लिखता हूं, और मैंने गुणा किया है रूट 10/7 से, और सी माइनस 135। ओके भाई, सही है। ये वाला ब्रैकेट मैं नहीं बंद कर पा रहा हूँ जगह की कमी के वजह से, आप समझ जाना कि इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ बंद कर दिया है, कलर चेंज करके बंद करता हूँ इसको, तो आप थोड़ा सा रिलेट करोगे, ये हो गया, ठीक है, सी माइनस 135 है। तो अब यहाँ पर ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ये हो गया मेरा z इज लेस देन, ये आ गया रूट 10/7 ब्रैकेट में सी माइनस 135, तो z इससे कम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, z कम होना चाहिए, ये हो गया एफ जेड ऑफ रूट 10/7 सी माइनस 135, ठीक है। ये हमारा है अल्फा, अल्फा हमने लिया है 0.05, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो यहीं से। तो ये जो पूरा मटेरियल है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसका यूनिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रूट 10/7 ब्रैकेट में सी माइनस 135 जो होगा, वो हो जाएगा एफ जेड इनवर्स ऑफ 0.05, ठीक है। अब बताओ सी क्या होगा, फटाक से बता दो सी क्या होगा। सी होगा, पहले तो हम 7/√10 से गुणा कर देंगे, 7/√10 इंटू एफ जेड इनवर्स 0.05, और माइनस 135 को इधर भेज देंगे, तो ये जगह प्लस 135, तो ये आ गई सी की वैल्यू, ठीक है भाई। क्या आई, 7/√10 एफ जेड इनवर्स इंटू एफ जेड इनवर्स 0.05 प्लस 135, चेक करें, 7/√10 एफ जेड इनवर्स 0.05 प्लस 135, ठीक है, यही आंसर है। और यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है, तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो मेरा मोटिवेशन हाई होगा, और मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊंगा, ये आप कमी मत करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।